जैक्सन जूनियर रात को नशे में टुन्न होकर सोया था और जब उठा तब भी नशे में ही था। आज सुबह उसे अपनी मां को रिसीव करने जाना था जो न्यूयॉर्क से आ रही थी। उसने घड़ी में वक्त देखा, 12:30 बज रहे थे। या खुदा, उसने कार 100 से ऊपर की रफ्तार से दौड़ा दी। तभी उसी तरह की रफ्तार से दौड़ती हुई एक ब्यूक भी आ गई। वो जैक्सन के सामने वाली साइड यानी एयरपोर्ट की तरफ से आ रही थी। दोनों कारें तेज रफ्तार से टकराईं। जोरदार धमाका हुआ। डेविड जैक्सन की कार उलट गई। कार को आग की लपटों ने घेर लिया, मगर डेविड जैक्सन उससे पहले ही मर चुका था। चक ने तेज रफ्तार से आती हुई उस कार को अपनी तरफ झपटते तब देखा था जब देर हो चुकी थी। वो कुछ भी नहीं कर सका। उसे स्टीयरिंग घुमाने तक की मोहलत नहीं मिली। टक्कर हो गई। ब्यूक का दरवाज़ा टूट गया और चक हाथों और घुटनों के बल बाहर गिरा। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, ग्लोब कंपार्टमेंट में पड़े डॉलरों से भरे लिफाफे। वो उसी तरफ बढ़ा। तब दूसरी कार से बाहर आता पेट्रोल उसी तरफ आ रहा था। तेज धमाका हुआ। चक को धमाके ने हवा में उछाल दिया। उसके कपड़ों में आग लग गई। वो जैगुआर कार के जलते हुए टायरों के करीब जा पहुंचा। जैसे ही तीसरी कार को आग की लपटों ने अपने घेरे में लिया, वैसे ही एक इंडियन मैग को लपटों के अंदर से निकाल कर उसे कंधे पर लादे ले जा रहा था। सब सोच रहे थे वो एक लड़की को आग से बचा रहा है। चक के जिस्म को आग की लपटें और धुओं ने घेर लिया था। वो जल रहा था। डिटेक्टिव डेव उसे देख रहा था। फिर उसने बिगलर को रिपोर्ट दी। यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। पूरे हाईवे में जाम पड़ा है। हमें मदद चाहिए। ब्यूक 5578-9 हादसे की शिकार हो गई है। हमें मदद चाहिए। लेपस्की और जैकोबी भी भीड़ में आगे बढ़ाए थे और चक को जलते हुए देख रहे थे। शोले इतने ऊंचे उठ रहे थे कि कई कई गज दूर तक भयानक गर्मी महसूस हो रही थी। एयरपोर्ट फायर ब्रिगेड के सायरन चीख रहे थे और इधर ही लपक रही थी गाड़ियां और उन्होंने आग बुझानी शुरू कर दी। 10 मिनट बाद लेपस्की ने भी बिगलर की रिपोर्ट की। बिगलर ने उसे हेडक्वार्टर बुलाया। जिस आदमी ने मैक को उठाया था वो एक भारी ट्रक में बैठा पुलिस का इंतज़ार कर रहा था कि पुलिस वाले आकर ट्रैफिक को चालू करवाएं। मैग केबिन में थी। इस तरह की उसे कोई देख नहीं सकता था। उस इंडियन का नाम मैनारी था। मैनारी संदिग्ध निगाहों से मैग को देख रहा था। वो ओसेडा का ट्रक चला रहा था और संतरों की पेटियां इधर से उधर पहुंचाता था। सभी इंडियन जानते थे कि पोर्टोलो अमीरों की आंख में डंडा किए हुए है और ओसेडो से उसकी मिली भगत है। ड्राइवर मैनेरी लूसी से भी माल उठाता था और पोक से उसकी दोस्ती थी। वो पोक की ब्यूक पहचानता था। उसने वो कार पहचान ली थी और यह भी जानता था कि पोक के साथ 2 गोरे काम कर रहे हैं, एक मर्द और एक लड़की। इसलिए वो मैग को उठा लाया था। वो मैनारी के पैरों में लेटी हुई थी बेहोश। मैनारी ने धीरे से मैग के कंधे पर हाथ रखा। मैग ने आंखें खोल दी। पहली नज़र में उसने देखा, समझा कि उसके ऊपर झुका इंडियन पोक है, लेकिन जल्दी ही उसने पहचान लिया कि यह पोक नहीं है। मैग के दिमाग में झमाका सा हुआ। कार का एक्सीडेंट, चक, आग। क्या तुम्हें चोट लगी है? मैनारी पूछ रहा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैग बोली। क्या हुआ है उसे? मेरा अंदाज़ा है कि वो जल गया है। मैग ने पीछे सरक कर सीट से पीठ सटा ली और हाथों में सिर थाम लिया। ट्रैफिक चल पड़ा। मैनारी ने भी अपना ट्रक स्टार्ट कर दिया। क्या तुम मुझे अस्पताल ले जाना चाहते हो? मैग ने पूछा। नहीं, मैंने तुम्हारा हैंडबैग भी उठा लिया था जो उस वक्त गिर गया था। मैं तुम्हें समुद्र के किनारे उतार दूंगा, ठीक रहेगा ना? हाँ, धन्यवाद। हम उन्हें लगभग घेर ही चुके थे कि न जाने किधर से वो मनहूस जैगुआर कार आई और सारे ऑपरेशन का बेड़ा गर्क हो गया, लेपस्की कह रहा था। बिगलर और टेरल ऑफिस में सुन रहे थे। ओके, टेरल ने कहा, वो आदमी मर चुका है, लेकिन लड़की कहाँ है? वो भी कार में ही थी। मैंने उसे देखा था, लेपस्की ने कहा। फिर कार को धुएं, आग और 500 लोगों ने घेर लिया। उसी अफरा तफरी में वो किधर निकल भागी कुछ पता ना चला। लड़की निकल गई थी। टेरल को दुख हुआ। बिगलर भी ढीला पड़ गया था। दरवाजे पर दस्तक हुई। हेची अंदर आया। वो रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से आया था। क्या रहा जैक? टेरल ने पूछा। मैं जल्दी नहीं आ सका, सॉरी, हेची ने कहा। मैंने सारी रिपोर्टें चेक की हैं। एक रिपोर्ट गड़बड़ है। लूसी का कोई चचेरा भाई नहीं है। यह जूसीटर लूसी है कौन? एक इंडियन है जो संतरों का काम करता है।
वो गैर कानूनी काम भी करता है मगर पुलिस से बचा रहता है। समुद्र के किनारे उसका स्टॉल भी है। जब लॉसन और डॉज उसके स्टॉल पर आए तो उसके साथ एक दूसरा आदमी भी था। लूसी ने उन्हें बताया कि वो उसका चचेरा भाई है, मगर लूसी का तो कोई चचेरा भाई है ही नहीं। सुनकर लेपस्की को अपनी पत्नी कैरोल के कहे शब्द याद आए, कातिल संतरों के स्टॉल पर मिलेगा, वो इंडियन है। लेपस्की सोच रहा था वो ठीक कह रही थी, यह वही है। वो बोला मगर फिर चुप कर रह गया कि बिगलर और टेरल उसे परेशान ना करें। टॉम, तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है? बिगलर ने उसे बेचैनी से देखकर पूछा। नहीं, मैं अंदाज़ा लगा रहा था। उसका कोई चचेरा भाई नहीं है। ओके, हम चेक करेंगे, टेरल ने कहा। फिर लेपस्की की तरफ मुड़ा। लूसी के स्टॉल पर जाओ और उस आदमी को चेक करो जिसे लूसी अपना चचेरा भाई कह रहा है। लेपस्की को यकीन था कि वो आदमी पोखी है। उसने कहा, मान लो चीफ, वो आदमी पोखी है, मैं उसे चेक करता हूँ, मगर उसकी शिनाख्त कौन करेगा? हम में से किसी ने उसे देखा है? टेरल कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया। चार्ली, ब्रजेस्टीन को फ़ोन करो और मेरी बात करवाओ। थोड़ी देर बाद ही ब्रजेस्टीन लाइन पर था। ब्रजेस्टीन, क्या तुम पोक टेहलो की शिनाख्त कर सकते हो? हाँ, मैं उसे पहचानता हूँ। ठीक, मैं एक ऑफिसर को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, वो तुम्हें अपने साथ स्टॉल पर ले जाएगा, मगर सतर्क रहना, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने उसे शिनाख्त कर लिया है। टेरल ने रिसीवर रख दिया। वो बोला, टॉम, तुम ब्रजेस्टीन के पास जाओ और उसे लूसी के स्टॉल पर ले जाओ। जैक तुम्हारे साथ जाएगा। दोनों चले गए। टेरल ने बिगलर की तरफ देखा। वहाँ गड़बड़ हो सकती है, वो भीड़ भरा इलाका है। उसने एक नक्शा दराज से निकालकर मेज पर फैला दिया और कई जगह निशान लगाने के बाद बोला, जिन जगहों पर मैंने निशान लगाए हैं वहाँ की नाकेबंदी करवा दो। अगर वो पोक है तो जिंदा या मुर्दा पकड़ के आना चाहिए। लेपस्की, ब्रजेस्टीन और जैक कार से बाहर आए। ब्रजेस्टीन बोला, ठीक है, अब इधर चलो, जिधर तुम्हारे अंदाज से पोक टहलो है। अगर वो पोखी हुआ तो मैं रूमाल से माथा पोंछ कर तुम्हें इशारा कर दूंगा। ठीक है, लेपस्की ने कहा। तीनों चल पड़े। ब्रजेस्टीन स्टॉलों के पास पहुंचा। उसने पोक को देखा और रुमाल निकालकर माथा पोंछा। पोक संतरों की एक पेटी का सौदा कर रहा था। उसने सीधे ब्रजेस्टीन की तरफ देखा और रुमाल निकालकर माथा पोंछते भी देखा। पोक समझ गया कि वो किसी को इशारा कर रहा है। उसके दिमाग में गुस्सा और हिंसा भर आई। लूसी अपना खाता लिखने में व्यस्त था। लेपस्की ने ब्रजेस्टीन का इशारा देख लिया था। यही आदमी पोक टेहलो था। लेपस्की ने वायरलेस सेट का बटन दबाया, तभी पोक ने उसे देख लिया। पोक ने नीचे झुककर गन उठाई। उसका चेहरा बदल गया और वो एक खूनी दरिंदा नजर आने लगा था। लेपस्की जब टेरल से बात कर रहा था तभी उसने फायर की आवाज़ सुनी। उसने उधर देखा जिधर पोक खड़ा था। पलक झपकते ही वो निगाहों से ओझल हो गया। दो इंडियनों ने जल्दी जल्दी उस रास्ते पर पेटी अड़ानी शुरू कर दी जिधर से लेपस्की पोक के पीछे जा सकता था। सबसे पहले लेपस्की ने वारदात की रिपोर्ट की। हेडक्वार्टर में टेरल और बिगलर ने लेपस्की की रिपोर्ट सुनी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। बिगलर ने टेरल को कभी इतना उदास नहीं देखा था। क्या नाकेबंदी कर दी गई थी? यस सर। चलो वहाँ, टेरल ने संजीदा लहजे में कहा। पोक ने गोली खाकर ब्रजेस्टीन को गिरते हुए देखा था। अब वो भागकर छुप जाना चाहता था। वो एक कबाड़ी की दुकान की तरफ दौड़ा। कबाड़ी का नाम मिक्की था और वो भी रेड इंडियन था। वो ओसिडे का आदमी था जो उसके लिए मुखबरी करता था। पोक बड़ी सी कबाड़ से भरी दुकान में घुस गया। मिक्की जानता था कि क्या हो गया है। उसने फायर की आवाज़ भी सुनी थी। वो समझ गया था कि पोक ने एक कत्ल और कर दिया है। पोक इंडियन था और मिक्की ने उसकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझा। वो भी गोरों से नफरत करता था। वो यह भी जानता था कि फौरन ही आसपास का इलाका पुलिस से घेर लिया जाएगा। पोक इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ था। वो यह भी समझ गया था कि पुलिस यह जान गई है कि वह ही एग्जीक्यूशनर है। ब्रजेस्टीन का यहाँ आना इसका प्रमाण था। इसलिए पोक ने ब्रजेस्टीन को गोली मार दी थी। वो कबाड़ी की दुकान की ऊपर मंजिल पर आ गया था। ऊपर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। उसे अपने ऊपर गर्व भी हुआ कि उसने 50 क्लब के एक और मेंबर को ख़त्म कर दिया था। वो आड़ में खड़ा था लेकिन खुद दूर दूर तक देख सकता था। औरतें चीख रही थी। मर्द संदेह से चारों तरफ मुंह उठा उठा कर देख रहे थे। सायरन बजाती एक एम्बुलेंस आ रही थी। ब्रजेस्टीन की लाश के आसपास भीड़ जमा थी। इसी वक्त उसने जैक हेची को भी पहचान लिया।
पहले तो वो हिचकिचाया, फिर उसके दिमाग में हिंसा का कीड़ा कुलबुलाया। उसने गन निकाली और हेची पर निशाना लगाकर ट्रिगर खींच लिया। जैक, तुम यहीं रहो, मैं जरा उधर। लेपस्की के मुंह से शब्द ही निकले ही थे कि उसे एक ज़बरदस्त धमाका सुनाई दिया। लंबे कद के भारी भरकम जैक हेची के सफ़ेद बाल खून से रंग गए। गोली उसके सिर में लगी थी। लेपस्की ने समुद्र किनारे की छोटी छोटी दुकानों की छतों पर देखा। पोक उसे दिखाई दे गया। लेपस्की ने बिजली की गति से रिवॉल्वर निकाला और फायर किया। तभी भीड़ से चीरकर डिटेक्टिव एंडी उसके पास पहुंचा। वो ऊपर है, लेपस्की ने इशारा किया। कम ऑन। वो डेव फेरल के पास पहुंचा। हेची मर रहा था। डेव, इसे तुम संभालो, लेपस्की ने कहा। फिर वो मिक्की की दुकान की तरफ लपक गया। एंडी उसके पीछे था। दोनों भीड़ में दौड़ रहे थे। भीड़ से बाहर आते ही लेपस्की ने फिर पोक पर फायर किया। पोक झुक गया। गोली दीवार की प्लास्टर उखाड़ते हुए निकल गई। प्लास्टर का एक टुकड़ा पोक की आंख में घुस गया। आंख से खून बहने लगा। वो झुका हुआ छतों पर दौड़ने लगा। भागते भागते उसने जेब से रुमाल निकालकर आंख का खून साफ किया और फायर एस्केप के जीने से उतरकर नीचे छलांग लगा दी। फिर एक तंग और बदबूदार गली में भागने लगा। वो सोच रहा था कहाँ जाए। फिर वो ओसेडो के घर के पीछे चला गया। खून से भीगा रुमाल उसने जेब में डाल दिया। पोक ने दरवाजे को धकेला और अंदर दाखिल हो गया। ओसेडो घुटनों पर हाथ रखे कुर्सी पर बैठा हुआ था। ओसेडो के सामने मैनारी खड़ा था, जो अभी अभी यहाँ पहुँचा था। पोक ने मैनोरी को पहचान कर गन जेब में रख ली। ओसेडो आगे झुका और मुस्कुराया। तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो गया है पोक, उसने कहा। तुम्हें मैनोरी बताएगा। मैनोरी ने पोक को एयरपोर्ट के पास घटी घटना विस्तार से बता दी। तो गोरा आदमी जलकर मर गया? हाँ, कार जल गई। और गोरी लड़की? मैं उसे समुद्र किनारे तक लाया था, फिर वो चली गई। पोक खड़ा सोच रहा था, क्या पैसा भी आग में जल गया या लड़की पैसा लेकर भाग गई। गुस्से की लहरें उसके तन बदन में आग लगा रही थी। उसने दरवाजा की तरफ अंगूठा करके कहा, गेट आउट। मैनारी बाहर चला गया। कुछ देर खामोशी रही। पोक ने ओसेडो की तरफ देखा। मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे $1000 दे दो। ओसेडो ने पोक की तरफ देखा और उसकी आंखों में असामान्य चमक देखकर समझ गया कि वो अर्धविक्षिप्तावस्था में पहुंच गया है। ओसेडो ने अपनी गन के बारे में सोचा, जो मेज के ऊपर वाली दराज में पड़ी थी। वो 45 की कोल्ट थी, जिसे उसने एक सार्जेंट से खरीदा था। गन बेहतरीन थी, मगर उसके और गन के दरमियान 4.5 गज का फासला था। उसने पोक की तरफ देखा। मेरे पास इतने $, होंगे तभी तो दूंगा। मैं और पोक दोस्त हैं, तुम्हें पैसे देकर मुझे खुशी होगी। मेरे बाप की फिक्र ना करो ओसेडो, पैसा निकालो। पोक का हाथ रिवॉल्वर पर था। ओसेडो ने हाँ में सिर हिलाया। वो खड़ा हुआ और मेज की तरफ बढ़ा और ऊपर वाला दराज खोलना चाहा। पोक ने रिवॉल्वर की नाल उसी तरफ थी, उंगली ट्रिगर पर। ओसेडो बाजी हार चुका था। ओसेडो ने नीचे का दराज खोला, जिसमें वो पैसे रखा करता था। वहाँ से दूर हटो, पोक गुर्राया। मैं पैसे खुद ले लूँगा। उसने दराज से कैश उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। खतरे का एहसास होते ही ओसेडो निश्चल खड़ा रहा। याद रखो पोक, मैं तुम्हारे फादर का दोस्त हूँ। ऊपरी दराज खोलो, पोक ने कहा। खोलो उसे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पोक ने आंखों में विक्षिप्त हिंसक हत्यारों जैसी चमक थी। ओसेडो ने मरे हुए कदमों से चलकर कांपते हाथों से दराज खोली। गन साफ दिखाई दी, वो चमक रही थी। पोक ने जिस तरह रिवॉल्वर थाम रखी थी, उसी तरह गोली चला दी। तेज धमाका चारों तरफ गूंजा। गोली ओसेडो के दिल के ठीक नीचे लगी और ओसेडो मेज के पास गिर गया। डिटेक्टिव हॉर्न, जो थोड़ी देर पहले ही वहां पहुंचा था, वो फायर की आवाज़ सुनकर वहां पहुंच गया, जहां थोड़ी देर पहले गली में पोक घुसा था। उसने हाथ में रिवॉल्वर पकड़े पोक को देखा और गोली दाग दी। पोक ने भी गोली चलाई। 2 जोरदार धमाके हुए। हॉर्न की गोली पोक के बाएं बाजू को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। पोक उछला और गली में भागा। उसकी आंख से खून बहना शुरू हो गया था और बाजू बुरी तरह दर्द कर रहा था। उसे पहली बार मालूम हुआ था कि दर्द क्या होता है। वो गली के कोने पर रुका। सामने 2 मंजिला मकान था। पोक उसी में घुस गया। रास्ते में अंधेरा था। पोक ने सीढ़ियाँ देखी। वो उन्हीं पर दौड़ चला। ऊपर एक दरवाज़ा था। तभी दरवाज़ा खुला। पोक ने गन उठाई। सामने एक लड़की खड़ी थी, जो पोक को देखकर पीली पड़ गई थी। पोक ने उसे गन से कवर कर लिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पोक की कलाई से होता हुआ खून उंगलियों से टपक रहा था। पट्टी बांधो, वो बोला। पोक ने जब मैनोरी को बाहर जाने के लिए कहा था, तो वह ज़्यादा दूर नहीं गया था, क्योंकि उसे अपने बॉस की जान खतरे में दिखाई दे रही थी। फिर उसने फायर की आवाज़ सुनी थी, तो वह दूसरे दरवाजे से अंदर आ गया था।
वो उधर दौड़ा जिधर पोक और हॉर्न ने एक दूसरे पर फायर किया था। ओसेडो की लाश वो देख ही चुका था। उसने पोक को गली में दौड़कर 2 मंजिला मकान में घुसते हुए देखा और फिर जख्मी पड़े हॉर्न को। वो हॉर्न के पास गया। वो उठने की कोशिश कर रहा था। मनोरी हॉर्न की कभी भी मदद ना करता अगर पोक ने ओसेडो को ना मारा होता, जो रेड इंडियन का सच्चा हमदर्द था। मगर पोक ने उसे गोली मार दी थी। तभी लेपस्की और एंडी शील्ड वहां आए। दोनों हॉर्न पर झुक गए। वो उठ रहा था। क्या बहुत चोट खा गए हो? लेपस्की ने पूछा। हाँ हाँ, वो इधर गया है टॉम। लेपस्की ने उधर देखा। तुम हॉर्न को संभालो, मैं उधर जाता हूँ। मनोरी ने तब दीवार का सहारा लिए खड़ा था। सर, वो उधर गया है, मैंने उसे जाते देखा है। गली के आखिरी में 2 मंजिला मकान, वहाँ मेरे मालिक ओसेडो की पोती रहती है, मानी। लेपस्की ने अनिश्चय से उस इंडियन की तरफ देखा कि उस पर विश्वास करे या ना करे। उसने मेरे बॉस को मारा है सर, अब वो पकड़ा ही जाना चाहिए। वो मानी के घर में है। तुम बेफिक्र रहो, उधर सिर्फ यही रास्ता जाता है। हाँ, मनोरी ने जवाब दिया। 2-3 और पुलिस वाले वहाँ आ पहुँचे। एंडी तुम जाओ, ये लोग हॉर्न की देखभाल करेंगे, लेपस्की ने कहा। हाथों में रिवॉल्वर लिए दोनों जासूस गली में दौड़े। लेपस्की अंदर घुसा, एंडी उसके पीछे था। लेपस्की ने खून के धब्बे देखे। उसने अपने वायरलेस का बटन दबाया। लाइन पर टेरल था। लेपस्की ने उसे जल्दी जल्दी बताया कि वहाँ क्या हो रहा है और वो इस वक्त कहाँ है। हमने उसे घेर लिया है चीफ, लेपस्की ने कहा। हम उसके पास जा रहे हैं। क्या उसके निकल भागने की कोई संभावना है? नहीं, हमने उसे पूरी तरह घेर रखा है। तब फिर पकड़ो उस हरामी को, टेरल ने कहा। ओके चीफ। दोनों ऊपर की तरफ बढ़े। मानी ने पोक की बाजू पर पट्टी बांधी थी। वो कमरे में देख रही थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। तुम पोक टहलो हो, मेरे दादाजी के जिगरी दोस्त पोक टहलो के बेटे। तुम मेरे दादा के पास जाओ, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा दादा? पोक बैठ गया और उसने धुंधलाती आंखें फैलाकर मानी की तरफ देखा। ओसेडो? मानी ने स्वीकृति से सिर हिलाया। हाँ। एक तेज किस्म के खौफ की लहर पोक के जिस्म में दौड़ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके दिमाग में नुक्स है। वो मानसिक रोगी, आधा विक्षिप्त है। मायूसी उसके दिलो दिमाग पर छा गई। अगर वो ओसेडो की मदद की गुहार लगाता तो ओसेडो जरूर उसे छुपा लेता और थोड़े बहुत पैसे भी दे देता, पर उसने अपने रक्षक को ही गोली मार दी। पोक बिस्तर पर बैठ गया। उसकी गन उसके घुटनों पर रखी हुई थी और वो आंख तथा बाजू में असहनीय दर्द महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था कि यह उसका आखिरी वक्त है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। लेपस्की और एंडी सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। सीढ़ियाँ जर्जर थी, इसलिए उन्हें संभल संभल कर चढ़ना पड़ रहा था। अचानक ऊपर की सीढ़ी चरमरा गई। पोक चौकन्ना हो गया। उसने सीढ़ियों पर आहट सुनी। उसकी आंखें दरवाजे पर लगी हुई थीं। पोक ने गन उठाई, फिर जेब में हाथ डाला और वो ढेर सारे डॉलर जो उसने ओसेडो के यहाँ से लूटे थे बिस्तर पर डाल दिए। सॉरी, उस लड़की की तरफ देखकर कहा। मेरे दिमाग में ज़रूर गड़बड़ है। उसने डॉलरों की तरफ इशारा किया। यह सब तुम्हारे हैं। मैंने तुम्हारे दादा को गोली मार दी है। यह पैसा वहीं से उठाया था। लेपस्की सुन रहा था। दीवार के पास खड़ा था वो। इधर मानी ने पैसों की तरफ देखा। उसने इतने डॉलर इससे पहले कभी नहीं देखे थे। उसकी आंखें हैरत में फैल गईं। ये सब मेरे हैं। उसके दिमाग में आधियाँ सी चलने लगी। वो गंदे कमरे में रहती थी, गंदे कपड़े पहनती थी। ये डॉलर उसकी ज़िंदगी बदल सकते थे। उसने अपने दादा का नाम तक नहीं लिया। डॉलर बटोरे और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। पोक बेड पर बैठे खुले दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसे गुजरा हुआ जमाना याद आ रहा था जब उसने कभी मौत के बारे में नहीं सोचा था। दीवार पर क्रॉस लटक रहा था। पोक ने क्षमा की अपेक्षा से उसी ओर देखा और तभी उसे धूप में लेपस्की की छाया दिखाई दी। पोक ने रिवॉल्वर की नाल मुंह में डाली और बगैर हिचकिचाए ट्रिगर खींच लिया। धमाका हुआ। गोली पोक की खोपड़ी के पीछे से निकल गई। क्या तुम्हें साथी चाहिए? मेग ने चौंक कर सिर उठाया और देखा। वो 2 घंटे से समुद्र किनारे पत्थर पर बेंच पर बैठी थी। अब तक वो अपने दुख पर बहुत हद तक काबू पा चुकी थी। वो सोच रही थी कि अब क्या करे, कहाँ जाए। उसका सामान और कपड़े भी कमरे में थे। वो सोच रही थी अगर वो वापस जाती है तो वो मोटा किराया मांगेगा। मैंने तुम्हें देखा और सोचा तुम अकेली हो, मर्द ने फिर पूछा। हाँ, मैं तन्हा हूँ, वो बोल उठी। मर्द ने हाथ बढ़ाया, जिसे थाम मेग उठी। दोनों उस तरफ गए जहाँ दीवार के साए में कार खड़ी थी। दोनों उसमें जा बैठे। आदमी की नीयत खराब थी। क्या तुम्हारे पैसा है? पैसों का क्या करना है? मर्द ने पूछा। तभी मेग की निगाह बैक व्यू मिरर में अपने प्रतिबिंब पर पड़ी।
उसके बाल उड़े हुए थे और रंगत सफ़ेद। मेग ने अपना बैग खोला। वो कंघी निकालकर बाल संवारना चाहती थी। बैग में एक लिफाफा पड़ा था जो उसने एयरपोर्ट के टेलीफोन बूथ से उठाया था। उसने बाद में वो एक्सीडेंट इतनी जल्दी से हो गया था कि वो लिफाफा चक को दे ही नहीं पाई थी। वो उस लिफाफे को भी भूल चुकी थी। $500। उसके बगल में बैठा आदमी कार स्टार्ट कर रहा था। वो बहुत खुश था कि मुफ्त में लड़की मिल गई थी और मैग सोच रही थी कि अब उसे ऐसे मर्द के नीचे नहीं पिसना पड़ेगा। $500। वो कार से नीचे उतर गई। अरे तुम कहाँ चल पड़ी? कहीं भी जाऊं, तुम्हें क्या? बाद में दूर एक बेंच पर बैठकर उसने कांपती हुई उंगलियों से लिफाफा खोला। लिफाफा में डॉलर नहीं थे। क्लब के कीमती लीटर पैड पर लिखा हुआ था, भाड़ में जाओ। 50 क्लब का कम से कम एक मेंबर तो दिलेर और निडर निकला था।